हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सभी? जल्दी से आ जाए, फिर आज की क्लास को शुरू करेंगे। नमस्ते। थोड़ा सा लेट हो गया, माफी उसके लिए। आज हम कोशिश करेंगे इंटीग्रेशन खत्म करके ही उठे, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास बस एक चीज बचती है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन वाली लास्ट टाइप। फिर उसके बाद हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है। शीट मैंने टाइप होने से दे दी है, वो टाइप अभी तक हुई नहीं थी, मैं उसी से बात कर रहा था। तो अभी वो टाइप हुई नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही वो टाइप होगी मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा, शायद कल मॉर्निंग में तुम्हारे पास शीट आ जाएगी। ठीक है, कल मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को शुरू करा लूंगा। कोशिश करेंगे कि कल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि एक आध दिन तुम शीट को ट्राई कर लेना, फिर उसके बाद मैं सारी सोल्व करा दूंगा। एक बार खुद से ट्राई कर लो, फिर उसके बाद मैं करा दूंगा, ठीक है। फिर हमारा कैलकुलस का लास्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर उसके बाद जो है, हाँ, दो क्लास का भी देख रहे हैं। शिवा, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं दो क्लासेस को शुरू करूंगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी आज ही कर देंगे, उसमें तो क्या ही है, उसमें तो 5 मिनट का काम है, सर तो ज्यादा हिमांशु कोई खास काम नहीं है। ठीक है। सिलेबस, गीता, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं अक्टूबर अक्टूबर में ऑलमोस्ट सारा का सारा करा दूं, नवंबर में हमें बहुत ज्यादा काम ना करना पड़े, ऐसा मेरा मूड है। ठीक है, तो बाकी देखो जैसे आगे चीजें चलती हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। हमारी लास्ट टाइप टीचर क्लास, सर, वो अभी टाइमिंग वाइमिंग देखेंगे। गीता, पहले थोड़ा सा मेरा टाइम एडजस्ट हो। मैं आज भी सोच रहा था कि आज ही दो क्लास रख लूं, पर फिर मुझे लगा कि आज थोड़ा सा मैनेज नहीं हुआ, तो मैं कोशिश करूंगा कि करूं। सर अभी नहीं लीजिए दो क्लासेस, डी ट्रिपल एस में करना है तो मैनेज नहीं हो पाएगा। देखो अभी सितंबर में तो मैं श्योर नहीं हूँ कि अभी सितंबर में मैं दो क्लासेस ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। बट अक्टूबर में डेफिनेटली मैं बीच बीच में दो क्लासेस लूंगा। ठीक है। चलो, तो आज अपनी लास्ट टाइप बचती है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आज कोशिश करेंगे कि इसको निपटा दें। टाइप कौन सी आ गई हमारी? 11th या 12th आ गई? 11वीं थी कि 12वीं थी? बट टाइप बता देना हमारी जो। कोई बात नहीं, 12 दिसंबर तक मैं करा दूंगा, उससे पहले तुम्हें सारा का सारा काम मैं रेडी दे दूंगा। जी बात, ठीक है। हाँ भाई, टाइप 11। चलो, तो 11th टाइप है हमारी, लास्ट टाइप है, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर हम क्या करते हैं ये देखते हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस यूज होने का मतलब क्या है? पार्शियल फ्रैक्शंस यूज तब होने लगी क्योंकि हमने तो अभी तक लीनियर और क्वाड्रेटिक को डील किया है। ठीक है, हमने क्या किया है? दो ही चीजों को डील किया है अभी तक, हमने एक को नहीं किया है। ठीक है, सॉरी, हमने एक एक डिग्री, और मैं कमेंट्स को अभी नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, फिर मेरे मुंह से कुछ 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 निकल रहा है, मैं कमेंट्स देख रहा हूँ। तो पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर हम चीजों को तब यूज करते हैं जब हमारी 1 डिग्री और 2 डिग्री से बाहर की बातें हो जाए, क्योंकि अभी तक जो हमने ज्यादातर टाइप्स पढ़ी उसमें लीनियर और क्वाड्रेटिक की बात हो रही है। पार्शियल फ्रैक्शन से हम आगे की डिग्रीज की बात कर पाते हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन यूज कब होता है? सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन यूज तब होता है जब तुम्हें रेशनल फंक्शंस दे रखे हो। रेशनल्स का मतलब एक पी एक्स ऊपर पोलिनोमियल दे रखा है और एक क्यू एक्स नीचे दे रखा है। और एक चीज ध्यान रखनी है, ये यूज तभी होगा जब जो डिग्री ऑफ पी एक्स है ना तुम्हारी, जो पी एक्स की डिग्री है, वो हमेशा कम होनी चाहिए डिग्री ऑफ क्यू एक्स से, तभी तुम पार्शियल फ्रैक्शन को यूज कर सकते हो। नहीं तो पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर डिग्री तुम्हारी पी एक्स की डिग्री, अगर तुम्हारी डिग्री ऑफ पी एक्स ज्यादा या बराबर है क्यू एक्स से, तो फिर तो मैं डिवाइड करा लूंगा। देन डिवाइड, क्योंकि फिर तो पोलिनोमियल्स डिवाइड ही हो जाते हैं आपस में, फिर तो मैं डिवाइड ही करा लूंगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज हम सिर्फ तभी करेंगे जब न्यूमरेटर की डिग्री कम होती है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होती है। कम ज्यादा कैसे होगी? देखो, ऐसा हो सकता है कि ऊपर लीनियर हो, ऐसा हो सकता है कि ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ऊपर कांस्टेंट हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, ये भी हो सकता है। या फिर कांस्टेंट, लीनियर या क्वाड्रेटिक, ये तीनों के तीनों ऊपर हो और नीचे तुम्हारी क्या हो, क्यूबिक हो, ये भी हो सकता है ना?
या फिर तुम्हारी कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, ये मैं थोड़ा साफ साफ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि, और क्यूबिक ऊपर हो, और नीचे तुम्हारी क्या हो, बाई क्वाड्रेटिक हो। समझ रहे हो? इस तरीके की चीजें जब हमारे पास होती हैं, तब पार्शियल फ्रैक्शन हमारा यूज में आता है। मेजरली जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन को हम डील कर रहे होंगे, वो यहीं तक कर रहे होंगे, एक, दो और तीन। नीचे हमें क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फैक्टर ही देखने को मिलेंगे। बाई क्वाड्रेटिक वाले में एक आध टाइप बनती है, वो स्पेशल क्वेश्चन बनेगा, वो मैं अलग से करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो पार्शियल फ्रैक्शन है क्या, देखो। हमारे को एक रेशनल फंक्शन होगा, हम क्या कोशिश करेंगे कि उसके छोटे छोटे फ्रैक्शन बना दें। उसके क्या बना दे, छोटे छोटे फ्रैक्शन बना दें, ताकि उन फ्रैक्शंस का इंटीग्रेशन करना इजी हो। इसीलिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, पार्शियली फ्रैक्शन कर रहे हैं, पार्शियली यानी कि पार्ट्स में फ्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स है पार्शियल फ्रैक्शंस की, वो तुम्हें ध्यान रहनी चाहिए कि जब ऐसी टाइप होगी तो मैं ये पार्शियल फ्रैक्शन लगाऊंगा, ऐसी टाइप होगी तो मैं ये पार्शियल फ्रैक्शन लगाऊंगा। ये चीज हमें ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब मैं वो स्पेशल जो टाइप्स है वो तुम्हें लिखवा रहा हूँ, ये तुम्हें ध्यान रखनी है कि जब ऐसा होगा तो हमें ये करना है, ऐसा होगा तो हमें ये करना है। एक तो कह रही है ट्रिपल इंटीग्रेशन करा दीजिए, तो एक तो सारी चीज छोड़ छाड़ के मैं तुम्हारी को वेक्टर कैलकुलस बिना पढ़ाए, रियल एनालिसिस बिना बिना पढ़ाए सीधा ट्रिपल इंटीग्रेशन करा दूं एक था, बाकी सारी चीजें छोड़ दूं। ट्रिपल इंटीग्रेशन का यहाँ पे क्या काम आ गया मेरे को तो पता नहीं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहली टाइप अपनी है, जैसे कि मान लो ऊपर तो लीनियर है, या और नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक जो ये नीचे वाले होंगे ना, इनके फैक्टर करने की कोशिश करनी है हमेशा। नीचे क्या कोशिश करेंगे हम, फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे इनके फैक्टर। क्या होगा, क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर बनेंगे, तो मान लो एक फैक्टर तो बन गया एक्स प्लस ए, और एक फैक्टर बन गया एक्स प्लस बी, इस तरीके के। ठीक है, हाँ बिल्कुल शशांक। तो इस तरीके का। ठीक है, या फिर तुम्हें ऐसा मिल जाए कि ऊपर कुछ है ही नहीं। ये जो देखो, एक बात और समझो कि अगर मैं यहाँ पे लीनियर लिख रहा हूं ना, तो लीनियर से छोटी वाली भी आ गई। हाँ वो भी बताऊंगा। ये वाली जो है, ये मैंने ऊपर क्या लिख दी, मैक्सिमम डिग्री लिख दी। मैंने ऊपर क्या बताई थी तुम्हें, क्वाड्रेटिक के केस में क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। बाई चांस अगर ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर मान लो वन है, टू है, कुछ है, तो भी यही पार्शियल फ्रैक्शन यूज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने लीनियर लिखा, इसका मतलब मैक्सिमम लिखा। लीनियर के अंदर कांस्टेंट अपने आप आ गया, जब पी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ऊपर कांस्टेंट बन जाएगा। समझ रहे हो? तो ये बात अंडरस्टूड है कि इसके अंदर ऊपर अगर खाली कांस्टेंट है तो भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम लिखते हैं ए अपॉन एक्स प्लस ए, और प्लस का बी अपॉन एक्स प्लस बी। यानी कि वो मुझसे ये इंटीग्रेशन पूछेगा, इस इंटीग्रेशन को मैं ऐसे लिख दूंगा। ऐसे लिखने पे बस मेरे को काम क्या करना है, मेरे को ये जो ए और बी कॉन्स्टेंट है इनकी वैल्यू पता करनी है। अगर ए और बी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पता लग गई, तो इसका इंटीग्रेशन करने की बजाय मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा इसका, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो सीधा है, log x प्लस ए log x प्लस बी, यहाँ पे बी करो। यही तो है। तो हम ये पार्शियल फ्रैक्शन का मोटा मोटा यूज हो गया तुम्हारा, जहां तक मेरे को उम्मीद है समझ में आया होगा। तो तुम्हें ये पहली बात तो ये ध्यान रखनी है ये चीजें। ठीक है, दूसरा, अब फैक्टर्स की कहानी चलेगी कि भाई ऊपर हो सकता है तुम्हारा लीनियर हो, पर नीचे जो फैक्टर्स आए ना वो दोनों सेम आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि x प्लस ए का होल स्क्वायर, दोनों फैक्टर सेम भी बन सकते हैं। अगर दोनों फैक्टर सेम बने हैं तो उस केस में तुम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करोगे ए अपॉन में एक्स प्लस ए, प्लस का बी अपॉन में एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक, दूसरा फैक्टर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर मान के चलेंगे। तो ये तो क्वाड्रेटिक वाली सिचुएशन आ गई। अब बात करते हैं क्यूबिक वाली सिचुएशन। अब ऊपर क्यूबिक वाली सिचुएशन में अगर मैंने ये लिख दिया पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तो क्या इसका मतलब तुम ये समझ पा रहे हो कि ऊपर फिर लीनियर भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि जब पी की वैल्यू जीरो ले लोगे तो क्यू एक्स प्लस आर बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। और पी और क्यू दोनों को जीरो ले लोगे तो ऊपर सिर्फ आर बच जाएगा जो कि कांस्टेंट है। अब क्यूबिक में क्या हो सकता है, क्यूबिक में ये हो सकता है कि एक ऐसा क्यूबिक दिया हुआ हो जिस जो एकदम तीन फैक्टर बढ़िया बढ़िया उसके ऐसे बन के वो अलग हो जाए, और ये मेरा बन जाए ए अपॉन में एक्स प्लस ए, प्लस का बी अपॉन में एक्स प्लस बी, और प्लस का सी अपॉन में एक्स प्लस सी। सीधी सी बात है। फिर ऐसा हो सकता है मेरा कि दो
दो फैक्टर्स तो एक जैसे आ जाए और एक अलग आ जाए, यानी कि एक तो आ गया मान लो एक्स प्लस ए, और दूसरा आ गया एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया। ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्या करेंगे? ए के लिए तो अपना यही बना देंगे एक्स प्लस ए, फिर बी के लिए बना देंगे एक्स प्लस बी, और सी के लिए बना दूंगा मैं एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? समझे? ठीक है। पांचवा, अच्छा एक चीज मैंने ये ऐसे लिख दिया है, जो फैक्टर्स तुम्हारे बुक्स के अंदर लिखे मिलेंगे वो तुम्हें एक्स माइनस ए लिखे मिलेंगे, एक्स माइनस बी लिखे मिलेंगे। मैंने भी अभी बुक पे ध्यान दिया, तो बुक वाले ने नीचे जो फैक्टर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी लिखा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन से कोई लेना देना नहीं है मेरे ख्याल से, है ना? समझ जाओगे। यहाँ पे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो बुक वाले ने फैक्टर ऐसे लिख रखे हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। उससे प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो अंडरस्टूड सी बात है कि फैक्टर बनाने। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों के तीनों फैक्टर रिपीटेटिव आ जाए, ऐसा भी हो सकता है ना कि तीनों के तीनों फैक्टर क्या आ जाए, रिपीटेटिव आ जाए, यानी कि ए प्लस बी का तुम्हें क्या मिल जाए, होल क्यूब भी मिल जाए। नहीं, फैक्टर्स इमेजिनरी बनेंगे ही नहीं, बनाने ही नहीं प्राची। एक्स प्लस या एक्स माइनस ए का क्या बन जाए तुम्हारा यहाँ पे, होल क्यूब भी बन जाए। तो फिर उस केस में भी इसको मैं ऐसे ही तोड़ता चला जाऊंगा, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस का बी अपॉन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और प्लस में सी अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब। ठीक है, समझे? छठा, अब इसके अंदर जैसे प्राची ने पूछा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इमेजिनरी फैक्टर बन जाए, यानी कि प्राची की बात को अगर मैं ठीक ढंग से पूछूं तो यानी कि बस फैक्टर एक ही बने, दूसरा फैक्टर बने ही ना। ऐसा भी तो हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक लीनियर फैक्टर तो अलग हो गया, बट लीनियर फैक्टर तो अलग हो गया, बट दूसरा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही बच के रह गया बस, और कुछ बचा ही नहीं आगे उसके, मैं फैक्टर ही नहीं बना पाया। उस केस में मैं क्या करूंगा? तो उस केस में एक स्पेशल चीज हमें करनी पड़ती है, क्या कि ए अपॉन एक्स माइनस ए कर देंगे यहाँ पे। और जो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना, इसके लिए जो ऊपर हम फैक्टर लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी लेके चलता हूं मैं, और ये नीचे आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये, तो जब मैं फैक्टर नहीं बना पाऊंगा तो फिर मैं ये वाला पार्शियल फ्रैक्शन यूज करूंगा। हालांकि मैं ये बताऊं कि जो ये नीचे वाले टाइप्स हैं, ये जो नीचे वाले टाइप्स हैं ये ज्यादा तो तुम्हारे सब्जेक्टिव में ही यूज होंगे, ये ऑब्जेक्टिव के लिए यूज नहीं होंगे। इससे ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव में यूज हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एबीसी की वैल्यू निकालना नीचे वालों में बहुत टेढ़ा काम हो जाता है, वो फिर सब्जेक्टिव अप्रोच में ही चला जाता है। अगर वो भाई देना ही उसको लेंदी सवाल चाहे कि भाई बच्चा फंसा रहे एक सवाल में, तो वो ऐसा सवाल दे देगा। बट अगर उसने चाहा कि थोड़ा तरीके वाला सवाल आए, तो फिर वो ये नहीं देगा ऑब्जेक्टिव के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन मेजरली सब्जेक्टिव बनता है। अब देखो करते कैसे हैं, एक एक क्वेश्चन कोशिश करता हूं मैं थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करने की, ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगे। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा मैंने कि भाई इंटीग्रेशन करो एक्स प्लस वन अपॉन में, मैं फैक्टर खुद से बना के लिख रहा हूँ, ठीक है? मैं फैक्टर्स को खुद से बना के लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर मेरे को क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं पता लगेगा कि क्या होगा क्यूबिक पोलिनोमियल। तुम्हें नीचे क्यूबिक पोलिनोमियल मिलेगा, तुम्हें फैक्टर खुद से बनाने पड़ेंगे, ठीक है? तो अब मैं पोलिनोमियल देखूंगा फिर लिखूंगा, तो फिर उसमें गड़बड़ हो सकती है कि फैक्टर बने या ना बने। तो तुम ये मान के चलो कि नीचे एक क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसकी जो भी गुना है वो गुना है, ये इंटीग्रेशन मुझे सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये दिख कैसा रहा है। मुझे ये दिख रहा है तीन जैसा। सर किसी भी नंबर के फैक्टर तो फाइनाइट ही होंगे ना, एक्सेप्ट जीरो। नंबर के फैक्टर यानी कि प्राइम फैक्टर। तो ये टाइप बन रही है हमारी क्यूबिक वाली, लीनियर के नीचे क्यूबिक है, तो मैं इसको क्या मान के चलूंगा? एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एंड एक्स प्लस थ्री लिखा है तो प्लस थ्री लिखते हैं, ठीक है? इसको मैं क्या मान के चलूंगा? ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस टू,
प्लस सी अपॉन में एक्स प्लस थ्री। ठीक है, ये मान के चलेंगे। अब एक तो तरीका है इसका शॉर्ट ट्रिक से एबीसी की वैल्यू निकालने का, और एक है तुम्हारा लॉन्ग जो प्रॉपर मेथड है उससे। ठीक है, मैं एक बार दोनों जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। अच्छा, शॉर्ट ट्रिक सिर्फ काम कब करेगी, जब न्यूमरेटर में सिर्फ कॉन्स्टेंट्स रखे हो। न्यूमरेटर में तुम्हारे क्या रखे हो, कॉन्स्टेंट्स। ये काम सिर्फ तभी करेगी। इस वाले में जैसे ये वाला बी एक्स प्लस सी वाला केस है, इसमें शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी। शॉर्ट ट्रिक काम करेगी जब ये एबीसी रखे हो। कैसे काम करेगी शॉर्ट ट्रिक, पहले शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। देखो, तुम्हें एक्स माइनस वन के ऊपर ए जो लिखा हुआ है ये पता करना है क्या होगा। ठीक है, तो इसके अंदर से ना 1 मिनट के लिए एक्स माइनस वन को भूल जाओ। इस ये तुम्हारा इंटीग्रेशन दिया था इसमें से एक्स माइनस वन को भूल जाओ। भूल गए। अब देखो कि ये जो एक्स माइनस वन था ये जीरो कहाँ बन रहा है, ये जीरो वन पे बन रहा है। ये वाला जो एक्स माइनस वन था ये जीरो कहाँ बन रहा है, एक्स इज इक्वल टू वन में बन रहा है। तो एक्स इज इक्वल टू वन को उठाओ, और इस पूरे के अंदर उठा के एक्स इज इक्वल टू वन को रख दो। जो भी फ्रैक्शन बन के आएगा वो तुम्हारी ए की वैल्यू है। तो जब यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू वन रखूंगा तो ऊपर तो मेरा बन जाएगा टू, और नीचे बन जाएगा वन माइनस टू माइनस का वन, और इन टू में फोर। ठीक है, तो ये आ गया मेरा माइनस वन बाई टू। तो ये तो ए की वैल्यू आ गई। नहीं आई बात समझ में, या आई? सिमिलरली बी और सिमिलरली सी, ऐसे ही एबीसी निकले। ठीक है, तो ए की वैल्यू मेरी यहां से कितनी निकल गई, माइनस वन बाई टू। तो ए की वैल्यू माइनस वन बाई टू एक्स माइनस वन। फिर बी के लिए क्या रखना है, टू रखना है, और इस फैक्टर को भूल जाएंगे। इस फैक्टर को भूल जाएंगे, एक्स माइनस टू को। तो ऊपर टू रखूंगा तो थ्री आ जाएगा, नीचे आ जाएगा वन इंटू फोर, वन इंटू फाइव। तो ये आ गया थ्री बाई फाइव। ये क्या आ गया, थ्री बाई फाइव एक्स माइनस टू। ठीक है, फिर एक्स की जगह पे तीसरे वाले फैक्टर में एक्स की जगह पे माइनस थ्री रखेंगे, और इस वाले थर्ड फैक्टर को भूल जाऊंगा मैं। तो एक्स की जगह माइनस थ्री रखूंगा तो ऊपर तो हो जाएगा माइनस टू, नीचे हो जाएगा माइनस का चार और माइनस का पांच। ये माइनस से माइनस कट गया, ये दो पे कट गया, माइनस का एक बटा दस और एक्स प्लस थ्री। ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया बस इसका। अब मैं चाहे इसका इंटीग्रेशन करूं या मैं इंटीग्रेशन करूं इसका, या मैं इंटीग्रेशन करूं इसका, बात बराबर ही रहेगी। है ना? ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे कर देंगे, माइनस का वन बाई टू लॉग मॉड एक्स माइनस वन, प्लस का थ्री बाई फाइव लॉग मॉड एक्स माइनस टू, माइनस वन बाई टेन लॉग मॉड एक्स प्लस थ्री प्लस सी। ये हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? ये आ गई। ये पार्शियल फ्रैक्शन है। अब बात आती है कि तरीके से इसको मैं कैसे करूंगा, या तरीके से अभी कराऊं या रहने दूं। वैसे तो सब्जेक्टिव में यूज होगा। अभी हमारा मेरे को सब्जेक्टिव में जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें तो मेरे को कराने ही है हर तरीके के क्वेश्चन। कहोगे तो मैं अभी बता देता हूँ, नहीं तो इतना कोई भयंकर जरूरत तो नहीं। चलो मैं एक सवाल करा देता हूँ, एक सवाल कोई छोटा सा ढूंढ के करा देता हूँ कि थोड़ा कम समय लगे उसे। रुको, एक सवाल करा देता हूँ मैं। कर लो, एक क्वेश्चन कर लो छोटा सा, जैसे कि ये है देखो। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं चलो। कोई नहीं, एक छोटा क्वेश्चन कर लो। ये देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करके बताओ टू अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन डी एक्स। इसका करना है। सर ये ट्रिक यूज करने की कंडीशन क्या है, ये ट्रिक यूज करने की कंडीशन ये है कि ऊपर ए बी सी ही होने चाहिए, लीनियर फैक्टर नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं लगेगी ट्रिक। इसीलिए मैं ये दूसरा सवाल करा रहा हूँ शिवा। अब जैसे इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगा शिवा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन जब मैं बनाऊंगा तो ये बनेगा टू अपॉन में एक्स माइनस वन और इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस वन। तो ये हो जाएगा ए अपॉन में एक्स माइनस वन। अब इसके तो आगे फैक्टर हो नहीं सकते एक्स स्क्वायर प्लस वन के लिए, तो इसके लिए मैं ऊपर लिखूंगा बी एक्स प्लस सी और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। यही बनेगा।
ठीक है, ये है। अब इसके अंदर ऊपर क्या है तुम्हारा, बी एक्स प्लस सी है। ऊपर क्या है तुम्हारा, बी एक्स प्लस सी है। तो अगर ऊपर बी एक्स प्लस सी है, तो आप यहाँ पे ट्रिक यूज मत करो। अब इसको तरीके से करेंगे। अब तरीका क्या कहता है, ये तरीका ऊपर भी यूज होगा तुम्हारा, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, ये जो इधर नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये नीचे वाला जो पार्ट है, इसको उठा के उधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। इसको उधर ले जाके क्या करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। जब उधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ए के मल्टीप्लीकेशन में तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और बी एक्स प्लस सी के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा तुम्हारा एक्स माइनस वन, ये आ जाएगा। ठीक है। अब करना क्या होता है, हम एक फैक्टर को पूरा जीरो बनाते जाते हैं और दूसरे से वैल्यू निकाल ली जाती है। ऊपर वाले में भी ऐसे ही करना था, इसमें भी ऐसे ही करना है। तो देखो, अब जैसे सपोज मेरे को ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये पूरा का पूरा जो ये फैक्टर है ये खत्म हो जाए, यानी कि ये फैक्टर जीरो बन जाए। ठीक है। अब ये फैक्टर जीरो कैसे बनेगा, ये फैक्टर जीरो बनेगा एक्स की वैल्यू अगर मैं वन ले लूं। अगर मैं एक्स की वैल्यू वन ले लेता हूं तो ये पूरा फैक्टर जीरो बन जाएगा। तो मैं कहता हूं कि इस पूरे के अंदर एक्स की वैल्यू वन रख दो। जब एक्स की वैल्यू वन रखेंगे तो ऊपर तो यहाँ पे टू आ गया, और यहाँ पे वन रखूंगा तो ये टू ए बन गया, और वो वाला पार्ट पूरा जीरो ही हो गया। तो यहां से ए की वैल्यू आ गई वन। ठीक। अब बी और सी की वैल्यू और निकालनी है। बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए इस फैक्टर को मैं खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू अगर तुम्हें जीरो बनाने है तो ऐसा कोई एक्स नहीं है। तो अब यहां से हमें क्या करना पड़ता है, यहां से हमें कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ते हैं एक्स की पावर्स के। तो सबसे पहले सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्योंकि दोनों तरफ सेम सेम चीज लिखी हुई है तो कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। एलएचएस के अंदर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एलएचएस के अंदर तो जीरो है। आरएचएस के अंदर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कलेक्ट करो, देखो एक तो एक्स स्क्वायर की ए से गुना हो रही है तो यहाँ पे ए आ जाएगा। एक बी एक्स की जब एक्स से गुना कराओगे तो एक बी एक्स स्क्वायर बनेगा, तो एक बी है वहां से आ जाएगा। तो ये एक कंडीशन बन गई मेरी, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो बी की वैल्यू आ गई माइनस का ए की वैल्यू वन आई हुई थी तो बी की वैल्यू आ गई माइनस वन। ठीक। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स को कंपेयर करेंगे। एलएचएस में एक्स का कोफिशिएंट भी नहीं है तो वो जीरो है। आरएचएस के अंदर एक्स का कोफिशिएंट कब आएगा, देखो जब तुम्हारा जो ये सी है ना, ये सी जब एक्स से गुना होगा तो सी एक्स बनेगा, तो एक तो आएगा सी। और एक जब ये बी एक्स है, ये माइनस वन से गुना होगा तो माइनस बी एक्स आएगा, तो आ जाएगा माइनस का बी। तो यानी कि जो सी की वैल्यू है वो बी के इक्वल आएगी, और बी की वैल्यू कितनी है, माइनस वन है। तो बी की वैल्यू माइनस वन है तो सी की वैल्यू भी माइनस वन हो गई। ये हमारे क्या बन गए, ये हमारे फैक्टर्स बन गए। तो यानी कि अब मैं अगर टू अपॉन, यानी कि अगर मैं टू अपॉन एक्स माइनस वन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन को लिखना चाहता हूं, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, वन अपॉन एक्स माइनस वन, और बी की जगह क्या लिखेंगे, बी की जगह माइनस वन इंटू एक्स, और माइनस वन और अपॉन में आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन करूं या मैं ये वाला इंटीग्रेशन करूं तो बात बराबर रहेगी। तो वन ओवर एक्स माइनस वन ऐसे ही छोड़ दूंगा मैं। यहाँ पे ये इंटीग्रेशन कैसे होएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर एक्स के नीचे अलग लिख दूंगा, और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वन के नीचे अलग लिख दूंगा। ये वाले में दो से गुना करा दिया और दो से भाग करा दिया, ताकि ऊपर डेरिवेटिव एडजस्ट हो जाए। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो यहाँ पे। जब इंटीग्रेशन करोगे तो पहले का हो जाएगा log mod x माइनस वन, दूसरे का हो जाएगा माइनस का वन बाई टू log mod x स्क्वायर प्लस वन, और तीसरे का हो गया मेरा tan इनवर्स x और प्लस का c। ये आंसर आ गया। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुई कि नहीं हुई बात। ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। इसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है। सर नहीं समझ आ रहा है, प्लीज रिपीट अदर क्वेश्चंस लेट। क्या नहीं समझ आ रहा है पवन, बताओ मेरे को, क्या नहीं समझ में आया ये बताओ। मुझे ये बताया करो कि क्या चीज समझ नहीं आ रही है, बोलो। डाउट पूछो कि सर ये पार्ट नहीं समझ में आया, ये वाली चीज कैसे हुई ये बताओ। पूछो मुझसे, तभी तो बात समझ में आएगी। डाउट क्या है वो पूछो। सर कोफिशिएंट समझ नहीं आए, ठीक है। कंपेयर करना नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पे ये वाली चीज को ध्यान से देखो जरा। ये दो पोलिनोमियल बराबर लिखे हुए हैं, ए की वैल्यू निकालनी आ गई सभी को। मैंने कहा कि ये दोनों पोलिनोमियल बराबर हैं,
ये पोलिनोमियल और ये पोलिनोमियल बराबर है। यहां से ये पता लग रहा है कि ये दोनों पोलिनोमियल्स बराबर है। अब जब दो पोलिनोमियल्स बराबर है तो वो सेम ही तो होंगे। जब दो पोलिनोमियल्स इक्वल हैं तो वो सेम होंगे कि नहीं होंगे, ये बताओ पहली बात तो। सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक आसान चीज थी, मैंने इस पूरी इक्वेशन के अंदर एक्स की वैल्यू वन रख दी, क्योंकि जब मैं एक्स की वैल्यू वन रख रहा था तो ये पूरा का पूरा पार्ट जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब मैं एक्स की वैल्यू वन रखूंगा, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, ये ब्लैक हो रखे हैं, ये है बी एक्स प्लस सी और इनटू में एक्स माइनस वन। इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं बाद में कर दूं। तो एक्स की वैल्यू जब मैंने वन रखी तो ये वाला फैक्टर जीरो हो गया मेरा पूरा का पूरा, और बचे हुए में मैंने वन रख दिया, तो वन रखा तो ए की वैल्यू तो वन आ गई। अब आगे मैं कोफिशिएंट की वैल्यू रख एक्स की वैल्यू रखूंगा तो उससे और बी और सी की वैल्यू नहीं निकलेगी। अगर मैं हो सकता तो इस ए को भी ऐसे ही खत्म कर देता। तो आयोटा में रख नहीं सकता, आयोटा तो इमेजिनरी है ना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, वो नहीं रख सकते क्योंकि हम रियल चीज में डिस्कस कर रहे हैं। अब आगे की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या बचा, दोनों तरफ सेम पोलिनोमियल लिखा है, इधर भी क्वाड्रेटिक है तो इधर भी क्वाड्रेटिक होना चाहिए, यही तो बात है ना, सेम पोलिनोमियल है। पॉलिनोमियल सेम है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए, और कांस्टेंट टर्म भी सेम होनी चाहिए। दो कोफिशिएंट दो पॉलिनोमियल्स बराबर है। मैंने क्या करा, दोनों तरफ से सबसे बड़ी डिग्री से चालू हो गया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से चालू हो गया। यहाँ पे एलएचएस के अंदर तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ है, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, जीरो इंटू एक्स और प्लस का टू। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो लिख दिया मैंने, और राइट साइड के अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ ही रहा है। जब ए की एक्स स्क्वायर से गुना कराई तो ए आ रहा है, और जब बी एक्स की सी से गुना कराऊंगा, इसको खोल के लिख लो नहीं समझ में आ रहा है, इन दोनों की गुना करा लो नहीं समझ में आ रहा है तो तुम्हें। तो यहाँ पे जब बी एक्स की एक्स से गुना कराएंगे तो बी एक्स स्क्वायर बनेगा, तो वहां से बी आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ए प्लस बी बन गया। यहाँ से फिर बी की वैल्यू निकल गई। ऐसे ही फिर मैंने एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर किया, एलएचएस में एक्स की टर्म भी नहीं थी तो एक्स का कोफिशिएंट जीरो है। आरएचएस के अंदर यहाँ से एक्स की कोई टर्म नहीं बन रही, दूसरे वाले में बनेगी जब बी एक्स की मैं माइनस वन से गुना कराऊंगा। बी एक्स की गुना माइनस वन से होगा तो माइनस का बी आएगा, सी की गुना एक्स से कराऊंगा तो सी एक्स आएगा, वहां से प्लस का सी आएगा। ये इसका क्वेश्चन बन गया, यहाँ से सी की वैल्यू आ गई। अब भी नहीं आया तो नहीं आ सकता फिर। ठीक है, नहीं समझे? क्लियर है? अब इसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, वो एक क्वेश्चन और देख लो, फिर उसके बाद मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पे चलूंगा। ठीक है, देखो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, देखो ऊपर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डीएक्स। ये अगर मैं देखूं तो ये पार्शियल फ्रैक्शन की जो टाइप है ये कौन सी बन रही है, ऊपर तो क्वाड्रेटिक और नीचे बाई क्वाड्रेटिक है। ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछने वाला क्वेश्चन यही है। एक ऊपर क्या है क्वाड्रेटिक और नीचे क्या है बाई क्वाड्रेटिक है। बट इस क्वेश्चन में एक खास बात है, इस क्वेश्चन के अंदर खास बात यह है कि पूरे के पूरे इंटीग्रेशन के अंदर एक्स की सेम डिग्री मिल रही है। एक्स की सेम डिग्री मिलने का मतलब जहां जहां पे भी एक्स है ना वो एक जैसा ही है। देखो ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, हर जगह एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए पार्शियल फ्रैक्शन का, वैसे तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनना चाहिए बताओ। नीचे वाले की ओर फैक्टर तो मैं कर नहीं सकता, पहले इसका तो मैं करूंगा ए एक्स अपॉन में बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन टू, और यहाँ पे मैं करूंगा सी एक्स प्लस डी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, यही तो करूंगा। ये भी सही है बट ये बहुत लेंथी बन जाएगा, बहुत लेंथी बन जाएगा, इसमें तुम कोफिशिएंट कंपेयर कर करके ही थक जाओगे और इक्वेशन बहुत बन जाएगी। बेटर क्या है, हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे पर एक अलग तरीके से करेंगे, इनडायरेक्टली करेंगे। हम उठाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन को और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस टू और एक्स स्क्वायर प्लस थ्री करेंगे। मैं कह रहा हूँ एक मिनट के लिए एक्स स्क्वायर को ना एक नया नाम दे देते हैं, एक मिनट के लिए एक्स स्क्वायर को एक नया नाम दे दो, कि मैंने कह दिया कि से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम। मैंने एक्स स्क्वायर को एक नया नाम दे दिया। अगर मैंने पुट नहीं किया, इंटीग्रेशन में पुट नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी एम, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं एक्स स्क्वायर को एक मिनट के लिए एक नया नाम दे दो बस। जब इसको नया नाम दूंगा तो ये ऊपर तो मेरे को दिख जाएगा एम प्लस वन, और नीचे मेरे को दिख जाएगा क्या, नीचे मेरे को दिख जाएगा
एम स्क्वायर प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, m+2 और इंटू में m+3 आया ना। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन जो है ये मेरी फर्स्ट टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस हो गई। इस पार्शियल फ्रैक्शन को मैं सीधा सा क्या लिख सकता हूँ, a अपॉन में m+2 और b अपॉन में m+3, यही लिख सकते हैं। अब a की वैल्यू निकालनी है, शॉर्ट ट्रिक से निकल जाएगी। m की वैल्यू -2 रख दूंगा, m को छोड़ दूंगा, इस वाले फैक्टर को छोड़ के बाकी सब में क्या रख दूंगा, -2, तो ऊपर -1 और नीचे 1, तो ये -1 बन जाएगा। सिमिलरली m की वैल्यू में -3 पुट कर दूंगा, इस वाले फैक्टर को छोड़ के -3 रख दूंगा, तो ऊपर तो हो जाएगा -2 और नीचे हो जाएगा -1, ये आ जाएगा 2। ये पार्शियल फ्रैक्शन बन गया कि नहीं बन गया बताओ। अब अपना वापस से m को x स्क्वायर रख दो, हमें इसको तोड़ना ही तो था आसान फैक्टर्स में, आसान फैक्टर्स में मैंने ऐसे तोड़ दिया। तो m की जगह में क्या लिख दूंगा, वापस से x² + 1 और अपॉन में x² + 2 इंटू में x² + 3। ठीक है, तो ये बन गया -1 अपॉन में x² + 2 और प्लस का क्या क्या है, 2 है अपॉन में x² + 3, ये बन गया। तो अब इसका इंटीग्रेशन करूं मैं या फिर इसका इंटीग्रेशन करूं, बात बराबर है। और इसका इंटीग्रेशन मिनट के साथ हो जाएगा, 1/√2 माइनस का 1/√2 tan 1 x/√2, और ये क्या हो जाएगा अपना, प्लस का 2/√3 tan 1 x/√3 और प्लस का c। ये सवाल है बस। तो इसमें ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता, अच्छा इसी क्वेश्चन के पहले चलो इस बारे में बात कर लो, अगर कोई दिक्कत है तो पूछो जल्दी, कोई दिक्कत है तो जल्दी बताओ। ठीक है, सर मेन टारगेट है न्यूमरेटर को कांस्टेंट करना है बस। हाँ मतलब जो वैल्यू निकल के आए वो 1 डिग्री में आए, दो में ना आए शशांक। √3 √2 कैसे आया, एक था जो tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है वो यही तो होता है ना, 1/a tan 1 x/a। तो इसमें a की वैल्यू √2 है, दूसरे वाले में √3 है। सर अगर ऊपर वाले में x² का कोई कोफिशिएंट रहता तो, मैं समझा नहीं। हाँ फिर उससे क्या फर्क पड़ता है ऋषि, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं यहाँ पे 5 लिख लेता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ 5 लिख लेते तो ये 5m बन जाता, उसी के हिसाब से कांस्टेंट आ जाते, उससे क्या फर्क पड़ता। ठीक है ऋषि। सर अगर न्यूमरेटर में क्यूबिक हो एंड डिनोमिनेटर में भी क्यूबिक 2 पार्ट में हो तो भी ऐसे ही करना है, तो भी उसको ऐसे ही करो शशांक, तो भी ऐसे ही करना है, बाकी क्यूबिक में वो जाएगा नहीं। सर पहले जैसे करने पर आंसर सेम आएगा, हाँ आंसर तो सेम ही आएगा, इसीलिए तो करा रहा हूँ। अच्छा अब इसी सवाल के अंदर अगर वो ये कह दे कि ऊपर ये लिखा हुआ है, अब क्या करेंगे। मान लो मैं वापस से वही कर दूंगा सवाल, ऊपर मान लो मैंने लिख दिया खाली 2x, ये लिख दिया। अब ये सवाल तुम्हारा पूरा चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पे x² को नया नाम देने की बजाय प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करूंगा। मैं यहाँ पे क्या कहूंगा कि x² को प्रॉपर पुट करो नया वेरिएबल u, ताकि इससे जो इंटीग्रेशन है ये ऐसा दिखे, du अपॉन में u+2 और u+3, और फिर ये अलग तरीके से होगा। ठीक है ऋषि, बिल्कुल शिवा। फिर वो अपना नया सवाल बन गया, फिर उसका प्रॉपर अलग पार्शियल फ्रैक्शन करके और वो करना है। ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूज मत कर देना दोनों चीजों को। क्लियर हो गई होगी सभी को बात, जहां तक मुझे लगता है।
हाँ तो वो तो लगेगा शशांक, मैं तो कह रहा हूँ कि मेथड हम लगा सकते हैं। वो कॉम्प्लिकेटेड बनेगा कि आसान बनेगा वो तो बाद की बात है। एक्स क्यूब वाले में तो फिर दिक्कत तो आनी ही आनी है। वो तो आएगी ही, वो तो नो डाउट आएगी। हाँ फिर लॉग में जाएगा, बिल्कुल प्राची, उसमें लॉग में जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है। तो ये हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट अब हमारा यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हमारा शुरू होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर सबसे पहली चीज आती है कि लिमिट, इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ, क्या था, हाँ, इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, ये आता है सबसे पहला टॉपिक। और ये टॉपिक जो है ये ओनली फॉर सब्जेक्टिव, मतलब है इसका ऑब्जेक्टिव से 1% कोई लेना देना नहीं है। ऑब्जेक्टिव से इसका एक सिंगल यूज नहीं है कुछ भी, कि ऑब्जेक्टिव में इसका कोई काम हो, कोई लेना देना नहीं है। ऑब्जेक्टिव का अगर सब्जेक्टिव नहीं होता तो मैं ये लाइन भी नहीं लिखता यहाँ पे, मैं आगे ही बढ़ चुका हूँ। सर कुछ अनडिफाइंड इंटीग्रल्स होते हैं, उनकी लिस्ट बता दीजिए। अनडिफाइंड इंटीग्रल्स जब हम आगे बढ़ेंगे ना, यूजीपीजी के अंदर बढ़ेंगे, तो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ शशांक, क्योंकि उनमें से बहुत सारे डिफाइंड हो जाते हैं। 11वीं 12वीं तक वो अनडिफाइंड होते हैं, फिर वो आगे जाके अपने आप डिफाइंड भी होने लग जाते हैं, अलग अलग तरीके भी आ जाते हैं उनको करने के। ठीक है, तो वो अनडिफाइंड वाली बात पे तो जाएंगे नहीं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम पे आते हैं। इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम में हम करना क्या चाह रहे हैं, देखो। ठीक है, हम ये करना चाह रहे हैं, देखो, हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है, पहले, इससे पहले हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब समझते हैं, फिर इसके बारे में मेरे को एक बात समझ में आई कि इसमें बस मैं तुम्हें एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा, वो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसका सारा का सारा काम सब्जेक्टिव में मिलना है मेरे को, तो इसके जब असाइनमेंट्स करेंगे तो उसमें काम आएगा, अभी कोई काम नहीं है इसका। तो सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब समझते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हम, मैंने कहा था कि डेफिनेटली बताएंगे कि क्या हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब आंसर से मतलब क्या है, आंसर से मतलब हम ये बताएंगे कि हमारा डेफिनेट इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है, डेफिनेट सम क्या आएगा। सम की एग्जैक्ट वैल्यू तुम निकाल के बताओगे कि क्या आएगी। सम की हम क्या बताएंगे, एग्जैक्टली वैल्यू क्या आएगी। अब जैसे मान लो मैंने कह दिया एफ एक्स एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर, और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि एक्स ने वैल्यू ली 1 2 एंड 3। तो मैंने कहा कि फंक्शन का इंटीग्रेशन करके बताओ। फंक्शन का क्या करके बताओ, इंटीग्रेशन करके बताओ। तो फंक्शन का इंटीग्रेशन करने का मतलब यही है कि तुम एक्स की वैल्यूज लो और देखो फंक्शन क्या क्या वैल्यूज ली, फंक्शन की वैल्यूज को जोड़ दो। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, फंक्शन के अंदर 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। फंक्शन के अंदर 2 रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4, और फंक्शन के अंदर जब 3 रखूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 9। तो वहां पे हम इंटीग्रेट करने के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं समेशन, समेशन ऑफ एफ। हम क्या यूज कर सकते हैं, समेशन ऑफ एफ, ये यूज कर सकते हैं। हाँ या ना, समेशन ऑफ एफ यूज करूंगा तो ये अलग 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 ये वैल्यूज जुड़ जाएंगी। अलग 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 ये क्या हो जाएंगी, तुम्हारी वैल्यूज जुड़ जाएंगी। और ये वैल्यूज अलग अलग जुड़ के हमारी 14 दे देंगी। तो ये तो एक तरीके से तुमने एक एक चीज अलग अलग दिख रही थी, डिस्क्रीट बोलते हैं इसको। डिस्क्रीट तुम्हें ये चीजें अलग अलग दिख रही थी तो तुमने इन सारों को जोड़ दिया। पर अगर मैं ये कहूं कि यही फंक्शन है, ये इंटीग्रेशन हो गया बस इसका। अगर मैं तुम्हें कहूं कि ये इक्वेशन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और एक्स की वैल्यू जो है ना वो क्लोज्ड 1 से 3 इंटरवल है, अब बताओ फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब बताओ मुझे कि फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो अब इसके अंदर क्या एक्स की वैल्यू एक एक उठा के रख सकते हो तुम, क्योंकि यहाँ पे तो इनफाइनाइट वैल्यूज हो गई। यहाँ पे मेरे पास क्या हो गई, इनफाइनाइट वैल्यूज हो गई। अब इन इनफाइनाइट वैल्यूज का सम करना हमारे पास डिस्क्रीटली तो पॉसिबल है नहीं, तो इसके लिए मेरे को कोई और तरीका चाहिए। तो फिर जो मेरा समेशन है, उस केस में मेरा किस पे चेंज हो गया, मेरा समेशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया जाके। अब ये समझते हैं कि एक्चुअल में डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें आउटपुट देता क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है। जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन वो हमें देगा, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन मेरे को हमेशा एक इंटरवल में एक एक्स की लिमिट्स में करने को देगा,
कि भाई 1 से 2 तक, 3 से 5 तक, तो मुझे जो इंटीग्रेशन मिलता है वो हमेशा लिमिट्स में मिलता है। तो मेरा जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा वो ऐसा लिखा मिलेगा, ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स, ऐसा लिखा मिलेगा। ए का मतलब, तो ए को मैं बोलता हूँ लोअर लिमिट, ये तो हो गई मेरी लोअर लिमिट, और बी मेरी क्या हो गई, अपर लिमिट। ए तो हो गई मेरी लोअर लिमिट और बी हो गई मेरी अपर लिमिट। अब एक्चुअली में जब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाता है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन मेरे को निकाल के क्या देता है, ये जो इंटीग्रेशन है ये मेरे को निकाल के देता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम ए टू बी, स्मॉल ए टू बी। एक्चुअल में डेफिनेट इंटीग्रेशन का काम ये है बस। डेफिनेट इंटीग्रेशन जब तुम एक फंक्शन का कर रहे हो, मान लो अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उठाऊं यहां से, अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उठाऊं और मान लो ये कर्व दिया हुआ है, मान लो ये एक कर्व मैंने बनाया, और ए से बी तक मान लो मेरा यहाँ पे ए है और यहाँ पे मेरा बी है, तुमने इस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन कर दिया। जब तुमने इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन किया तो वो तुम्हें पता है क्या निकाल के देगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन जब तुम करोगे तो इस कर्व से नीचे नीचे जितना भी ये एरिया कवर हुआ, ये एरिया कितना कवर हुआ, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन मेरे को इवेल्यूएट करके देता है। ये मेरा एफ एक्स है। करेंगे कैसे, वो बाद की बात है। तो ये एरिया अंडर द कर्व मेरा किससे मिलता है, मेरे को डेफिनेट इंटीग्रेशन से मिलता है। अब मैं चाहे से ये इंटीग्रेशन निकाल दूं या ये एरिया निकाल दूं, बात तो बराबर हो गई फिर इसका मतलब, कि भाई मैं अगर ये इंटीग्रेशन सोल्व करूंगा तो भी मिलना तो एरिया ही है। अगर मैं सीधा एरिया निकाल लूं तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात, एरिया निकाल लूंगा तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इस एरिया को निकालने में जो पहला अटेम्प्ट हुआ, वो हुआ ये कौन सा, लिमिट एज ए सम वाला, इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। हमने क्या कोशिश करी, हमें अभी ये सीधा इंटीग्रेशन करना नहीं आता, हमें नहीं पता ये इंटीग्रेशन कैसा हो। पर मुझे फिर मैंने कोशिश करी कि मैं किसी तरह एरिया निकाल लूं, तो फिर मैंने एरिया निकालना सीखा। तो देखो, मैं इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ, पता नहीं तुमने समझा है कि नहीं समझा है, समझा होगा, मेरे को उम्मीद है। देखो जैसे कि हम क्या करते हैं अब इसके लिए हम ये करेंगे, देखो। जैसे कि मान लो ये तुम्हारा एक, मान लो एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं एकदम समझने के लिए। मान लो ये एक फंक्शन है मेरा, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, मेरा ये फंक्शन है। मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ ए से लेके बी तक, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब मेरे को तो करना नहीं आता, मुझे तो इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन करना नहीं आता। तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि इसके नीचे जो ये एरिया बन रहा है ना, ये कैलकुलेट कर लूं। मैं क्या कोशिश करूंगा कि इसके नीचे का जो एरिया है वो मैं क्या कर लूं, कैलकुलेट कर। तो मैंने इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, मैं बोला कि ये जो ए से बी तक का इंटरवल है ना, इसको इनफाइनाइटली, इसको मैं क्या, अच्छा सुनो सुनो, इनफाइनाइटली वर्ड मैं अभी यूज नहीं करूंगा। मैंने क्या किया, इसको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। इसको छोटे छोटे किसमें कर दिया, पार्ट्स में तोड़ दिया। ऐसे तोड़ दिया इनफाइनाइट पार्ट्स में। दूसरे वाला जो नंबर था उसको मैंने बोल दिया ए प्लस एच, तीसरे वाला जो था उसको बोल दिया ए प्लस टू एच। ऐसे करते करते मैंने बोल दिया, ये वाला मैंने बोल दिया ए प्लस एन माइनस वन एच, और लास्ट वाला हो गया तुम्हारा बी। ठीक है, बिल्कुल। अब मैंने क्या करा, देखो, ए से ए प्लस एच तक मेरी एक ये पट्टी सी बन गई। तो मैंने कहा कि मैं इस पट्टी का एरिया निकाल लेता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ, इस पट्टी का एरिया निकाल लेता हूँ। क्योंकि ये पट्टी कैसी होगी, रेक्टेंगुलर पट्टी होगी। ये पट्टी अब रेक्टेंगुलर बन गई क्या, नहीं बन गई। तो रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ निकाल लूंगा मैं। समझ रहे हो। फिर मैंने कहा इससे अगली एक पट्टी और बना लो। ऐसे कर करके पट्टियां बना लो, स्ट्रिप्स बना लो, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बना लो। और रेक्टेंगल के इन सारों के एरिया निकाल लो, और इन सारों के एरिया जोड़ दो। अगर मैं इन सारों के एरिया जोड़ दूंगा ये रेक्टेंगुलर पट्टियों के, तो मेरा इंटीग्रेशन पता लग जाएगा, एरिया अंडर द कर्व निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना। पर इसके अंदर अब एक छोटी सी समस्या हो गई, इस पट्टी वाले मेथड में थोड़ी सी समस्या हो गई। ये तो चलो मैंने फिर भी स्ट्रेट लाइन ली है कि थोड़ी सी ऊपर से बंद लग रही है,
क्या ये रेक्टेंगुलर एग्जैक्टली है? क्या ये एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर है तुम्हारा? देखो अगर मैं ये बीच की एक पट्टी उठाऊं, तो देखो अगर मैं यहाँ से एक सीधी लाइन खींचूं तो ये मेरा एक एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर बन रहा है, एग्जैक्ट रेक्टेंगल तो मेरा ये बन रहा है। इसका एरिया तो निकल जाएगा। इसके ऊपर तुम्हें ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है जो एक्स्ट्रा बच गया, उसका एरिया तो हमने देखा ही नहीं भाई फिर। वो एरिया तो मेरा फालतू का होगा जो ये ऊपर का मैंने रेड बना दिया। ऐसे ही तुम कहीं पे भी देख लो, ये रेड रेड, ये फालतू का रेक्टेंगल का पार्ट बचेगा ही बचेगा। और ये तो चलो फिर भी स्ट्रेट लाइन वाला कर्व लिया था, इसमें ऐसा दिख रहा है। मान लो मैं इस कर्व की बात करूं तो इसमें तो ये वैसे भी पट्टी नहीं दिखेंगी, रेक्टेंगुलर तो छोड़ ही दो। तो इन रेक्टेंगुलर पट्टियों का सम लेने का तो कोई लॉजिक मेरे को समझ आया नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारा एरिया या तो हम फालतू कैलकुलेट कर बैठेंगे या बहुत कम कर बैठेंगे। ये जो ऊपर का ट्रायंगुलर एरिया बच रहा है ये तो छूट जाएगा। फिर इसका क्या सॉल्यूशन किया जाए? इसका सॉल्यूशन ये किया, वो ये बोला कि जो ये ए से फिर ए प्लस एच पे तुम जा रहे हो ना, ये इतना चौड़ा मत जाओ, ताकि वो जो ऊपर रेक्टेंगुलर का वो छोटा सा पार्ट है ना वो बहुत बड़ा क्या करे, डिफरेंस क्रिएट करे। तुम एकदम क्लोजेस्ट पे जाओ। तुम किस पे जाओ? एकदम क्लोजेस्ट पॉइंट पे जाओ। ए से बस इतना ही आगे चलो कि वो इनफाइनाइटली स्मॉल स्ट्रिप बने तुम्हारी। तुम्हारी क्या बने? एकदम इनफाइनाइटली स्मॉल स्ट्रिप बने, एकदम इनफाइनाइट, एकदम इसकी चिपकी हुई। अब जब इसकी एकदम चिपकी हुई मिलेगी तो ऊपर वाली जो हाइट है वो तो सेम ही मिलेगी। भाई मान लो एक पॉइंट तो था टू, फिर अगला तुमने मान लिया 2.00000000 बीस, 20 जीरो लगा के एक बना दी। तो वो जो एकदम पतली पट्टी बनी, एकदम इनफाइनाइटली स्मॉल पट्टी बनी, उसका ऊपर क्या कोई तुम्हें डिफरेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा। तो फिर हमने यहाँ पे बोला कि ये जो एच है ना, इसको अप्रोचिंग टू जीरो लो भाई। इस एच को क्या लो? अप्रोचिंग टू जीरो लो। अच्छा, अब तुम्हें हर स्ट्रिप की विड्थ तो पता लगी गई, हर स्ट्रिप की चौड़ाई, हर स्ट्रिप की चौड़ाई तो एच एच ही है। हर स्ट्रिप की चौड़ाई हो गई एच एच। और लंबाई और पता करनी है, तो पहले वाली स्ट्रिप की लंबाई कितनी हो गई? एफ ऑफ ए। ये जितनी ऊंचाई होगी, ये ऊंचाई कितनी है जिसके ऊपर फंक्शन ने जो वैल्यू दी है। फिर दूसरी वाली की क्या हो गई लंबाई? लंबाई तो ये हो गई पहले वाली की एफ ऑफ ए, और चौड़ाई कितनी होगी? एच हो गई। फिर दूसरी वाली की एफ ऑफ ए प्लस एच हो गई, और उसकी चौड़ाई एच है। ऐसे करते 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 जो लास्ट वाली है वो कौन सी? अपनी एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू में एच, जिसको हम बी बोल रहे हैं। ये बी इसी को ही बोल रहे हैं, ठीक है। और इसकी चौड़ाई एच है। नहीं आ रही बात समझ में? एच इन सारों में से कॉमन आ जाएगा। बट ये जो एच है ना, इसकी खास बात हमने क्या करी, ये एच जो है ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये इतना सिग्निफिकेंट एच नहीं है, तो यहाँ पे एक लिमिट भी लग जाएगी। तो फिर मेरा फाइनली ये बन गया, ये एरिया जो नीचे का था, ये एरिया ये आ गया कि एच सारों में से कॉमन आ गया। एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस एच, और ऐसे करते करते मेरा एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू में एच, ये मेरा ये जो एरिया अंडर द कर्व बन रहा है ये पूरा आ गया। ये जो पूरा एरिया अंडर द कर्व आ गया, यही तो मेरा डेफिनेट इंटीग्रेशन है। इसी को मैंने क्या बोल दिया कि भाई ये ही मेरा ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स बनेगा। इसीलिए इस मेथड को बोला जाता है कि इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। तो हमने क्या कर दिया? सम की लिमिट ले ली। ये हमारा मेथड है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? जैसे कि एक एग्जांपल करा देता हूँ जल्दी से, मेरे को उम्मीद है कि कंसेप्ट तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसे कि देखो ये है कि भाई इंटीग्रेशन करके बताओ क्लोज्ड जीरो से टू एक्स प्लस फाइव का। और कैसे करना है इंटीग्रेशन? एज ए लिमिट ऑफ सम। इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम करना है तुम, ठीक है। तो तुम्हारे को भी इसके अंदर दो चार चीजें अपनी पहले ही पता करके रख लेनी है कि फंक्शन क्या है, एफ एक्स क्या है। तो एफ एक्स मेरा इसके अंदर जिसका इंटीग्रेशन हुआ है वो है। ए क्या है? जो मेरी लोअर लिमिट है वो जीरो है। बी क्या है? मेरा बी है मेरा इसके अंदर टू, पर लिमिट है। तुम्हें एच और पता करना होगा, ठीक है। तो एच तो हमें यूज करना है लिमिट के अंदर। एक क्या चीज कैलकुलेट कर लो? एन एच। एन एच, एन एच क्या होगा? भाई एच को जब एन टाइम्स गुना कराओगे तो ये पूरी की पूरी लेंथ नहीं बन जाएगी? बताओ, ये पूरी की पूरी जो लेंथ ऑफ इंटरवल है ये कितनी है? एन एच ही तो है। ये जो पूरी की पूरी इंटरवल की लेंथ है ये एन एच ही है, क्योंकि एन छोटे छोटे इंटरवल नहीं है। एन एच अगर मेरे को निकालना है तो एन एच मेरा बन जाएगा बी माइनस ए, लेंथ ऑफ इंटरवल टू माइनस जीरो, यानी कि आगे टू। बोलो हाँ या ना?
क्योंकि एनएच के आगे हमें जरूरत पड़ती है। अब अपना वो फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, 0 से 2 तक एफ एक्स डी एक्स, ये क्या बन जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एच तो यहाँ पे लगा लो, ठीक है। एफ ऑफ जीरो क्या बनेगा, मैं सीधी वैल्यूज रख रहा हूँ, ठीक है, या एक बार चलो रख देता हूँ एफ ऑफ जीरो, फिर एफ ऑफ जीरो प्लस एच, फिर एफ ऑफ जीरो प्लस टू एच, और ऐसे करते करते एफ ऑफ जीरो प्लस n-1 इंटू एच, ये बनेगा। तो यहाँ पे जब मैं देखूंगा तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एच को यहीं लिख लो, एफ ऑफ जीरो कितना आ गया 5, एफ ऑफ जीरो प्लस एच कितना आ गया 0 प्लस एच, यानी कि एच प्लस 5, फिर ये कितना आ गया 2h+5, और ऐसे करते करते ये मेरा कितना आ गया n-1 h+5। ये समझ में आया। अब इसके अंदर मेरे को ये बताओ कि 5 कितनी बार जुड़ा, क्या मेरा 5 n बार नहीं जुड़ गया, क्या जो मेरा 5 है वो n बार ही नहीं जुड़ गया क्या, 5 को तो लिख दिया मैंने 5n, और सारों में से h कॉमन आ रहा है देखो, जो जब h बाकी में से कॉमन ले लोगे तो 1 + 2 प्लस ऐसे करते करते n-1 सारों में से कॉमन आ जाएगा, और फिर ये बन जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, h 5n को ऐसे ही रहने दो। अच्छा, 1 से लेके n-1 तक का सम कितना बनेगा, n-1 इंटू में n और अपॉन में 2, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम हो गया ये क्या हो गया, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम हो गया। अब देखो न्यूमरेटर के अंदर से n कॉमन आ रहा है, जब न्यूमरेटर के अंदर से n कॉमन ले लूंगा तो nh बन जाएगा, अंदर आ गया 5 प्लस में h इंटू में n-1/2, यही बना। ठीक है, हम्म, बोलो। एक चीज और, यहाँ पे तो ये NH बना दिया, फिर 5, यहाँ पे भी H को अंदर गुना करा दो तो ये NH-H/2 बन जाएगा। अब जहां जहां पे भी NH है उसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, 2 रख दूंगा, और फिर H की जगह 0 रख देंगे, तो ये हो गया 2 इंटू में 5 + 2 - H/2, H को 0 रख दो तो 2 इंटू में 5 + 1 बन जाएगा, जो कि आ गया 12। ये इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम हो गया, इसका वेरिफिकेशन तुम सीधा कर सकते हो, इंटीग्रेशन एकदम दो दे लेगा, पर ये होगा ऐसे प्रॉपर। मेरे को मेरा ये कराने का मूड नहीं था, पर मैंने ये करा दिया, क्योंकि मेरे को तो फिर बाद में दोबारा से टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, बाद में सीधा सिर्फ प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर बाद का काम कम हो गया, ऑब्जेक्टिव में ये नहीं आएगा। समझ में आ गया सभी को। कल का थोड़ा सा और टाइम लूंगा भाई, अभी भी इंटीग्रेशन में आज तक खत्म नहीं हो पाया, अगर ये नहीं कराता तो करवा दे। अब मेरा आया सेकंड अटेम्प्ट, दूसरा मेथड क्या किया मैंने कि भाई ये तो बड़ा लंबा मेथड है, इससे तो मेरा काम नहीं चलेगा। मैंने कहा कि अगर ए से लेके बी तक तुम फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो पहले उसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर दो। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो हमने करना सीखा ही है, उसका कुछ तो यूज करें, तो उसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर दिया, जो कि आ गया कैपिटल एफ एक्स। अब कहता है कि उसके अंदर लिमिट्स में फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा शिवा। अब उसमें जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है उनको बारी बारी से पुट करो और सब्ट्रैक्ट कर दो। पहले अपर लिमिट को पुट कर दो एफ ऑफ बी, और लोअर लिमिट को कर दो ए, ऐसे। तो जैसे कि ये वाला अपना है 0 से 2 तक x + 5 dx का जो हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसको करने का फिर दूसरा तरीका क्या हो गया कि पहले मैं इसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर दूं, तो x का तो मैं कर दूंगा x² / 2, 5 को कर दूंगा मैं 5x। अब इसके अंदर मैं क्या कर दूं, अपनी लिमिट्स यूज कर दूं 0 से लेके 2 तक। अपर लिमिट रखूं मैं पहले पूरे में, जब मैं पहले पूरे में अपर लिमिट रखूंगा तो ये 4/2 बन जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, और माइनस में लोअर लिमिट रखूंगा तो 0 और माइनस का 0। ठीक है, तो 4/2 ये बन गया 2, तो ये 12 - 0 कितना आ गया 12।
तो ये काफी छोटा मेथड दिखा, उससे भी हमने 12 ही निकाला था। हम अब दूसरे अटेम्प्ट में इस चीज को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। नहीं आई बात समझ में? अब इसके अंदर कराने का कुछ है नहीं, क्योंकि हमने सारे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर दिए। उनके ऊपर बस एक लिमिट जोड़ते जाना है तुम्हें, जैसे जैसे लिमिट जोड़ते चले जाओगे डेफिनेट इंटीग्रेशन होता चला जाएगा। जितनी भी सारी 11 की 11 टाइप करी, सारी की सारी 11 की 11 टाइप के ऊपर लिमिट लगा दो तो 11 टाइप तुम्हारी डेफिनेट इंटीग्रेशन की भी बन जाती है। ठीक है। पर इसके अंदर एक छोटा सा बात बताना जो जरूरी है, वो जरूरी है तुम्हारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे हम कैसे लगाएंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे हम लिमिट्स कैसे यूज करते हैं, देखो। क्योंकि उसके अंदर दो तीन इंटीग्रेशन हो जाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट में। सर इतना अच्छे से फर्स्ट टाइम समझा इंटीग्रेशन। ठीक है हिमांशु, थोड़ा टाइम कम है, नहीं तो और डिटेल में जाके कर सकते थे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में तीन इंटीग्रेशन आ जाते हैं, तो एक बार उसको भी समझ लेना जरूरी है कि मान लो ए से लेके बी तक तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो यू इंटू में वी डी एक्स का, इसका। तो हम किस तरीके से इंटीग्रेशन करें? एक तरीका तो ये है कि तुम पूरा का पूरा इंटीग्रेशन कर लो यू डेफिनेट वाला, यू एज इट इज, ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू ओवर डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, पूरा कर लो, सारा इंटीग्रेशन कर लो। ये पूरा इंटीग्रेशन पहले इंडेफिनेट करके और फिर लास्ट में इसमें से ए और बी की लिमिट लगा दो। एक तरीका तो करने का ये है। दूसरा तरीका करने का क्या है, मैं तो ऐसे करता नहीं हूँ, बाकी ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका करने का ये है, और यू एज इट इज, वी का यहीं पे ही डेफिनेट इंटीग्रेशन कर दो। वी का यहीं पे ही डेफिनेट इंटीग्रेशन, सॉरी 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 गलत कर दिया। यू का यहीं पे ही इंटीग्रेशन किया वी डी एक्स, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया, और फिर यहाँ पे लिमिट लगा दी ए से लेके बी तक। इनडेफिनेट नहीं, डेफिनेट नहीं, इनडेफिनेट ही करना है। और इस पूरे पे लगा दो, यू वी डी एक्स पे ए से लेके बी तक की लिमिट लगा दो। फिर वो कहता है कि माइनस में जो ये बड़े वाला इंटीग्रेशन है इस पे लिमिट रखो ए से लेके बी तक, और जो ये अंदर वाला है ये इनडेफिनेट ही रखो। एक दूसरा तरीका ये है करने का, तुम्हें जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ दूसरे वाले से, कि भाई पहले यू किया फिर वी का इंटीग्रेशन किया और वहीं पे लिमिट लगा के इसका काम नक्की करा, फिर वहां पे वी का किया और फिर बड़े वाले का एक बार फिर डेफिनेट किया। इस तरीके से हम प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं इस पे करा देता हूँ। कल मैं सिर्फ मात्र तुम्हारे आधा घंटा लूंगा और कल ही मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को शुरू करा दूंगा, क्योंकि शीट मेरी कल टाइप होगी, एक दो दिन तुम ट्राई कर लेना। कल से मैं डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू कर दूंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में परसों खत्म भी कर दूंगा। अब मैं थोड़ा सा चीजों को खींच के लूंगा। एक बार कैलकुलस हुआ, हाँ मतलब बात सेम ही हुई, कोई फर्क नहीं हुआ, बस करने का तरीका अलग है। जैसे कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। जैसे कि देखो ये सवाल है, सिंपल सा ही कर लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया 0 से 1 एक्स इंटू में ई की पावर एक्स का क्या करना है तुम्हें, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। तो एक तो जो ऊपर वाला है वैसे तो कर ही लेंगे सब। तो जैसे कि क्या करेंगे, एक्स एज इट इज ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, इसकी लिमिट यही लगा दी 0 से 1। माइनस में 0 से 1 तक इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और ई की पावर एक्स डी एक्स, वो दूसरा एक डेफिनेट इंटीग्रेशन अलग बन गया। यहाँ पे अपर लिमिट रखी तो 1 इंटू में ई की पावर 1 और लोअर लिमिट रखी तो 0 इंटू में ई की पावर 0, ये हो गया। वहां पे ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और 0 से 1, तो ये अपना बन गया ई माइनस 0, माइनस में यहाँ पे ई माइनस ई की पावर 0, ये बन गया। तो यहाँ से तो आ गया ये ई, और माइनस में ये बन गया ई और माइनस का 1, तो हो गया ई माइनस ई प्लस 1, यानी कि 1 आ गया मेरा इंटीग्रेशन। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, समझे? तो मेरे ख्याल से अब इसके बाद मेरे को प्रॉपर्टीज बतानी है, प्रॉपर्टीज मैं आधी छोड़ूंगा। कल मेरे को बस एक बार तुम्हें प्रॉपर्टी बतानी है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, और एरिया अंडर द कर्व का कंसेप्ट बताना है। बस, मेरे को नहीं लगता आधा घंटा भी पूरा लगेगा। कल ही मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को शुरू कर लूंगा, आज अपना इतना निपटा लो, कल ये पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद एक दिन इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, जिस दिन तुम सारे सवाल कर लो एक दो दिन के अंदर। ठीक है। तो परसों तुम्हारा ये 11 12 का कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा, कहने का मतलब ये है।
ठीक है, तो चलो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम कल। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू, बाय।